मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। इस क्रम में हम लोग इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में आज हम लोग मैसूर और अवध राज्य को देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मैसूर और अवध राज्य के बारे में जानेंगे। हम लोग देख रहे हैं मैसूर राज्य को, तो यहाँ पर हम लोग मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैसूर में देखते हैं यहाँ कि विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, इसमें 1565 में युद्ध हुआ, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर एक तरफ में थे और दूसरी तरफ अकेले था विजयनगर साम्राज्य। इन सब में 1565 में युद्ध होता है और 1565 में युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। किस किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टा के युद्ध के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसके आगे देखेंगे कि जब विजयनगर, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई, विजयनगर साम्राज्य हार गया और उस समय विजयनगर राज्य का जो शासक था वो सदाशिव था। विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव, विजयनगर की हार हुई यहाँ पर किस युद्ध में? तो तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी के युद्ध में, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। उसमें विजयनगर की हार हुई और उस समय वहाँ का शासक सदाशिव था। आगे देखते हैं कि जब विजयनगर की हार हुई तब विजयनगर पर वाडियार वंश का अब शासन हो गया। वाडियार वंश का स्वतंत्र शासन स्थापित हो गया। कहाँ? तो विजयनगर पर वाडियार वंश का शासक हो गया। वाडियार वंश का एक शासक था, अंतिम शासक, जिसका नाम चिक्का कृष्णराय द्वितीय था और इसके शासन काल में इसकी वास्तविक शक्तियाँ इसके मंत्री, जो कि दो भाई थे, देवराज और नंदराज के मध्य में सिमट करके रह गया था। वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराय द्वितीय था और इसके शासनकाल में वास्तविक शक्तियाँ देवराज और नंदराज नामक दो भाइयों के बीच में सिमट करके रह गई, जो कि चिक्का कृष्णराय के मंत्री थे। इसी काल में देखा जाएगा कि नंदराज के संरक्षण में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत की। हम लोग मैसूर में को पढ़ रहे हैं, तो मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हैदर अली को पहले देखते हैं कि हैदर अली ने नंदराज, जो कि चिक्का कृष्णराय द्वितीय के मंत्री थे, इनके संरक्षण में अपना सैनिक जीवन की शुरुआत की। और हैदर अली का जन्म जो है वो 1721 ईस्वी में हुआ था, दक्षिण मैसूर में। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। इसके बाद हैदर अली ने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण सैनिक के रूप में की थी और उस समय वहाँ का जो शासक था चिक्का कृष्णराय द्वितीय, वो केवल नाम मात्र का शासक था, नाम मात्र का ही शासक था। हैदर अली के अच्छे कार्य को देख करके उसके सेना, वो सैनिक था और सेना में उसके प्रगतिशील कार्य को देख करके नंदराज ने इसे 1555 में डिंडोगुल का फौजदार बना दिया। डिंडोगुल का फौजदार बना दिया और इसके बाद हैदर अली की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती गई और वो आगे चल करके सेनापति बन गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1761 में समस्त शक्तियां अब हैदर अली के हाथों में आ गई थी। सेनापति बना और सेनापति बनने के बाद 1761 में अब सारी की सारी शक्तियां जो थी वो हैदर अली के हाथों में आ चुकी थी। हैदर अली में ही केंद्रित हो चुकी थी सारी शक्तियां। इसके बाद देखा जाएगा कि जब इसने सारी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया, सारी शक्तियों को अपने अंदर केंद्रित कर लिया, तो मैसूर के बहुत से शासकों ने क्या किया कि बहुत से सामंतों ने
विद्रोह कर दिया। बहुत से सामंतों ने, मैसूर के बहुत से सामंतों ने विद्रोह कर दिया। मैसूर का ही सेनापति था हैदर अली, तो मैसूर के शासकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन करके, इस विद्रोह को समाप्त करके हैदर अली आगे बढ़ा और अनेक नए राज्यों पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया। अनेक नए राज्यों पर इसका अधिकार हो गया और धीरे धीरे देखते देखते मैसूर जो है वो दक्कन का एक प्रभावशाली राज्य बन गया। तो दक्कन का प्रभावशाली राज्य जो मैसूर है, ये इतना प्रभावशाली किसके वजह से बना, तो हैदर अली के कारण ये इतना प्रभावशाली बना। हैदर अली में इतनी प्रतिभा थी कि वो एक सैनिक से सेनापति के पद तक पहुंच गया और उसके बाद सारी शक्तियों को खुद में समाहित कर लिया, जिसके कारण सामंतों ने इसका विद्रोह भी किया और ये सामंतों का दमन करके और उस सामंतों को उसके विद्रोह को दबा करके और अनेक राज्यों पर अधिकार भी कर ले रहा है, अनेक क्षेत्रों पर अधिकार भी कर ले रहा है। यहाँ देखेंगे कि अब हैदर अली की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देख करके अंग्रेजों ने अब हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब हम इसके युद्धों को देखेंगे कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम क्या निकला, तो निकला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 के बीच में हुआ। 2 वर्षों का ये युद्ध था। इसमें हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों का सामना करने के लिए हैदर अली ने एक संधि की मराठों और निजामों के साथ में और सैन्य मोर्चा तैयार किया। हैदर अली और मराठों तथा निजामों के बीच में एक संधि हुई और उसके बाद सैन्य मोर्चा तैयार किया गया। आगे चल कर के देखते हैं कि इसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज और हैदर अली दोनों एक दूसरे के प्रदेशों को जीतते रहे और आगे बढ़ते रहे, लेकिन हैदर अली की शक्ति बढ़ी और इसमें 1768 ईस्वी में हैदर अली ने मंगलोर तथा बम्बई को फिर से जीत लिया। यानी मंगलोर और बम्बई जो कि अंग्रेजों ने जीत लिया था, उसे हैदर अली ने पुनः प्राप्त कर लिया और 1769 ईस्वी तक हैदर अली की जो सेना है वो मद्रास तक पहुंच गई। इसके बाद देखा जाए तो इस युद्ध में हैदर अली का पलड़ा जो है वो भारी देखने को मिला। इस युद्ध में 1769 में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच एक संधि हुई जिसे मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि के तहत दोनों प्रदेशों ने अपने अपने जीते हुए प्रदेशों को क्या कर दिया, वापस कर दिया। यानी कि मैंने जो सामने वाले का प्रदेश जीता है वो उसे वापस कर दिया और सामने वाले ने जो मेरा जीता है वो मुझे वापस कर दिया। तो मद्रास की संधि में एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को क्या किया गया, वापस कर दिया गया। ये संधि कब हुई थी, तो 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किस संधि से समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पूछा जा सकता है क्या, बिल्कुल पूछेगा यहाँ से सवाल कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से खत्म हुआ, तो मद्रास की संधि से क्या होता है, खत्म होता है। मद्रास की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी, तो 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड बरेलास्ट था। लॉर्ड बरेलास्ट जो था वो अंग्रेजी गवर्नर था। तो सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो कौन था, लॉर्ड बरेलास्ट था अंग्रेजी गवर्नर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर के बाद अब हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे, जो 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ क्यों।
तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध छिड़ा हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी, जिसके कारण यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या था, युद्ध छिड़ा हुआ था। और इसके कारण भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये निर्णय लिया कि वो भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर अपना अधिकार कर लेगा। और इस तहत उसने क्या किया कि एक छोटी सी फ्रांसीसी बस्ती माही पर अधिकार कर लिया, जो कि माही हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में आता था। माही हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में आता था और उस पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि यही कारण बना जिससे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या बना, तो माही पर अधिकार, यानी फ्रांसीसी बस्ती माही पर अधिकार करना, जो कि हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में था। यही क्या था, कारण था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब इस पर देखा जाएगा कि 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त करके अरकाटा पर कब्जा कर लिया। अरकाटा स्थल का नाम है और उस पर उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने, तो हैदर अली ने। तो फिर से एक बार देखते हैं, 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया तथा हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त करके अरकाटा पर अपना अधिकार कर लिया। आगे इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि हैदर अली का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके पहले युद्ध में भी वही देखने को मिला था। तो यहाँ पर अब वॉरेन हेस्टिंग्स को ऐसा लगा कि नहीं, हेक्टर मुनरो की बस की ये बात नहीं है। तो उसने क्या किया कि हैदर अली का सामना करने के लिए हेक्टर मुनरो के स्थान पर आयरकुट को भेजा। हेक्टर मुनरो के स्थान पर अब आयरकुट को भेजा। यह आयरकुट वही है जो कि वॉडिवॉस विजेता था। वॉडिवॉस इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1760 में जो युद्ध हुआ था वॉडिवॉस का, इसका नेतृत्व इंग्लैंड की ओर से आयरकुट ने किया था और आयरकुट इसका विजेता था। तो अब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स को ऐसा लगा कि हैदर अली का सामना हेक्टर मुनरो से नहीं हो सकता, इसके लिए आयरकुट को बुलाया जाए। तो आयरकुट को बुलाया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयरकुट के नेतृत्व में हैदर अली ने अनेक जगहों से हैदर अली क्या हो गया, पराजित हो गया। जैसे ही अब हेक्टर मुनरो के जगह पर आयरकुट आया तो वैसे ही अब क्या होने लगा, हैदर अली परास्त होने लगा और बहुत से जगहों से परास्त होने लगा। इसके बाद देखते हैं कि 1782 ईस्वी में हैदर अली ने पुनः अंग्रेजों को पराजित कर दिया। हैदर अली के द्वारा पुनः अंग्रेजों को 1782 ईस्वी में क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। और इसके बाद उस युद्ध में हैदर अली चोटिल हो चुका था और चोटिल होने की वजह से 1782 ईस्वी में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु जब 1782 ईस्वी में हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है वो 1782 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तो अब गद्दी पर बैठेगा टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है वो अब गद्दी पर बैठ रहा है। टीपू सुल्तान जो है वो अब मैसूर का शासक बना। अब आगे चल करके देखते हैं कि इंग्लैंड में अब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक संधि हुई जिसे वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक संधि हुई जिसे वर्साई के संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि के तहत 1783 में अमेरिकी युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1783 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वर्साई की संधि हुई और अमेरिका का जो युद्ध है वो भी क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। इसके आगे अब देखेंगे जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो अब मद्रास के गवर्नर ने लॉर्ड मैकार्टिनी ने टीपू सुल्तान के पास संधि का एक प्रस्ताव भेजा। जब अमेरिकी युद्ध शांत हो गया, वर्साई की संधि हो गई, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अमेरिकी युद्ध शांत हो गया, तो मद्रास के गवर्नर
लॉर्ड मैकार्टनी ने क्या किया, टीपू के पास में संधि का प्रस्ताव भेजा। और संधि का प्रस्ताव जो भेजा तो ये संधि 1784 ईस्वी में हुई, जिसे मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं। 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई, जिस संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। और इस संधि के तहत दोनों ही प्रदेशों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश क्या कर दिए, लौटा दिए। दोनों ही प्रदेशों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश को लौटा दिया। तो 1784 में जब मंगलोर की संधि हुई तो इससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के समय हुई, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई। हैदर अली की मृत्यु कब हुई, तो कब हुई हैदर अली की मृत्यु, तो 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो रही है। टीपू सुल्तान कब शासक बना, तो 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान शासक बना। यहाँ पर देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने, आयरकुट ने किया था। पहले किसने किया था, तो पहले हेक्टर मुनरो ने किया और उसके बाद इस सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया, तो आयरकुट के द्वारा किया गया। तो इस तरह के सवाल इस यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 1790 से 1792 के बीच में चला था। 1790 से लेके 1792 के बीच में चला था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका कारण क्या रहा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, कब से कब तक चला था, तो 1790 से लेके 1792 के बीच में चला था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका कारण क्या था। तो कारण ये था कि टीपू सुल्तान के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध साठगांठ किया जा रहा था। फ्रांसीसियों के साथ मिलके इंग्लैंड के विरुद्ध साठगांठ किया जा रहा था। किसके द्वारा, तो टीपू सुल्तान के द्वारा। और दूसरा क्या था कि इंग्लैंड के मित्र त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया था, त्रावणकोर के राजा पर। तो ये जो था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। फिर से देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में। और इसका कारण क्या था, तो टीपू सुल्तान के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के क्या इंग्लैंड के विरुद्ध साठगांठ किया जा रहा था। और इंग्लैंड के मित्र त्रावणकोर के राजा पर टीपू सुल्तान के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, ये उसका कारण था। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब इसके आगे देखते हैं कि हुआ क्या। तो इसमें अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम, यानी मराठा और निजाम जो कि मैसूर के तरफ से थे, यानी कि हैदर अली ने जिन्हें संधि करके अपने तरफ से रखा था, अब अंग्रेज संधि करके और मराठा और निजाम को अपने तरफ से करके टीपू सुल्तान के विरुद्ध में क्या करा है, त्रिगुट बना दिया। यानी टीपू सुल्तान एक अकेला और अंग्रेज, मराठे और निजाम एक तरफ में आ गए। अब तो इस प्रकार से इन लोगों ने क्या किया कि त्रिगुट बनाया और चारों ओर से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मैसूर पर क्या किया, चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देखेंगे कि टीपू सुल्तान पर पहली चढ़ाई 1790 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा, तो जनरल मिडोज के द्वारा की गई। ठीक है, टीपू सुल्तान पर पहली चढ़ाई 1790 में जनरल मिडोज के द्वारा की गई और जनरल मिडोज इस चढ़ाई में असफल रहा और उसे वापस कहाँ, मद्रास भेज दिया गया। वापस मद्रास भेज दिया गया और अब इस युद्ध का बागडोर संभालने के लिए कॉर्नवालिस आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, आते ही मंगलोर पर अधिकार कर लिया और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर भी आक्रमण कर दिया। श्रीरंगपट्टनम पर भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और मंगलोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद टीपू सुल्तान ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास में अपना दूत भेजा संधि के लिए, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इससे क्या कर दिया, इनकार कर दिया।
संधि से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनकार कर दिया। आगे देखा जाए तो यहाँ पर जनरल मेडोज ने क्या किया, अब श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। जनरल मेडोज के नेतृत्व में श्रीरंगपट्टनम पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया और यहाँ पर जनरल मेडोज जो है वो हार गया। जब जनरल मेडोज हार गया तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि संधि के लिए टीपू सुल्तान के पास में प्रस्ताव भेजा। कब, तो 1792 में। 1792 में संधि का प्रस्ताव भेजा जिस पर दोनों पक्ष के लोग सहमत हुए और आगे चल करके श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। 1792 ईस्वी में क्या हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि का परिणाम क्या निकला, यानी कि इस संधि का क्या परिणाम निकला, तो इसका ये परिणाम निकला कि टीपू सुल्तान को अपने आधे से अधिक राज्य से हाथ धोना पड़ गया। कुछ राज्य अंग्रेजों को दिया, कुछ मराठों को और कुछ निजामों को। तो आधे से अधिक राज्य से क्या करना पड़ा, हाथ धोना पड़ गया टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान को 30 लाख पौंड से अधिक का हर्जाना भी देना पड़ा। यानी कि देखा जाए तो इसमें नुकसान टीपू सुल्तान का ही हुआ। टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा कि 30 लाख पौंड से अधिक का हर्जाना देना पड़ा। इन सब के चलते यानी कि एक तो आधा राज्य चला गया और उसके बाद से देखा जाए तो हर्जाना भी देना पड़ा, जो कि हर्जाना एक बहुत बड़ी रकम थी। तो इस कारण से जो मैसूर था वो आर्थिक तथा सामरिक रूप से अब कमजोर हो गया। मैसूर आर्थिक और सामरिक रूप से यहाँ पर देखा जाए तो अब कमजोर हो गया, क्योंकि यहाँ पर खजाना भी खाली हो गया और राज्य भी हाथ से निकल गया है। अब हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे, जो कि 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले कि इसका कारण क्या था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण क्या था। तो इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने लगा टीपू सुल्तान। यानी टीपू सुल्तान अब अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने लगा, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुई कि इसके अंदर एक नई आशा जागी। फ्रांसीसी क्रांति से इसके अंदर एक नई आशा जागी और ये फ्रांस के जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बन गया, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था, तो टीपू सुल्तान था या फिर टीपू सुल्तान फ्रांस के किस क्लब का सदस्य बना था, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। इसको ध्यान में रखना है। और कब बना था, तो 1799 में हम लोग देखेंगे। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया और देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति से इसके मन में, इसके अंदर एक नई आशा जागी और ये फ्रांस के जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बन गया। आगे देखते हैं कि इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों को स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने की अनुमति दे दी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने की अनुमति दे दी और सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित भी किया। तो ये कारण था जिस कारण से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली को कुछ खतरा नजर आने लगा। लॉर्ड वेलेस्ली को लगा कि यहाँ पर अब कुछ खतरा नजर आ रहा है, तो उसने क्या की कि इस खतरे को देखते हुए सैन्य तैयारी आरंभ कर दी, जिससे कि वो टीपू सुल्तान पर युद्ध कर सके। और सैन्य तैयारी आरंभ करने के बाद उसने क्या किया कि लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास में एक सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया। टीपू सुल्तान ने उस प्रस्ताव को नहीं माना। आगे देखते हैं कि 22 फरवरी 1799 को लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हैरिस तथा एस्टुअर्ट कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले 4 मई 1799 को क्या किया गया, तो 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया गया। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर क्या कर लिया गया,
अधिकार कर लिया गया। और इसके बाद देखेंगे कि जिसमें अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। यानी कि टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई थी? तो 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। 4 मई को इसने क्या किया? अपने दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की अपने राजधानी की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर इन लोगों ने अधिकार किया था। इस चीज को याद रखिएगा कि कौन सा दुर्ग था? तो श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग था, जिस पर इन लोगों ने क्या किया था? अधिकार किया था। और अपनी श्रीरंगपट्टनम की राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान इसमें मारा गया था। टीपू सुल्तान के पराजय का जो मुख्य कारण था, वही पराजय का कारण जो हर युद्ध में होता है, अपने ही धोखा देते हैं, अपने ही पराजय का कारण बनते हैं। तो पराजय का कारण जो था, तो इसके उच्च अधिकारियों का विश्वासघात था। टीपू सुल्तान के उच्च अधिकारियों ने इसके साथ में विश्वासघात किया था, जिसके कारण टीपू सुल्तान की इस युद्ध में हार हुई थी तथा उसकी मृत्यु हुई थी। देखते हैं कि पूर्णिया तथा कमरुद्दीन, जो कि टीपू सुल्तान के सेना संचालक थे, इन लोगों ने टीपू के साथ में क्या किया था? विश्वासघात किया था। तथा मीर सादिक, जो कि वित्त मंत्री तथा सलाहकार भी था, इसने भी टीपू के साथ में विश्वासघात किया था, जिसके कारण टीपू की इस युद्ध में पराजय हुई थी। आगे अगर हम लोग देखें तो टीपू तो इस युद्ध में मारा गया, उसकी पराजय हुई। तो अब इसके परिवार का क्या? तो इसके परिवार को अंग्रेजों ने क्या किया कि पेंशन दे करके वेल्लूर भेज दिया। बोला कि चलिए अब आपका काम नहीं है, आप लोग रिटायर हुए, आप लोगों को अब क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। और पेंशन दे करके राज्य से हटा करके वेल्लूर भेज दिया गया। इसके बाद अब मैसूर का क्या हुआ? अब देखेंगे ना कि इसके बाद मैसूर का क्या हुआ। तो मैसूर पर वाडियार वंश के, यानी कि इसके पहले जो वंश था वाडियार वंश, तो वाडियार वंश के ही एक छोटे से बालक कृष्ण राय को यहाँ का शासक बनाया गया और पूर्णिया को इसका मंत्री बनाया गया। ये वही पूर्णिया है जो कि टीपू सुल्तान का यहाँ पर सेना संचालन कर रहा है। उसी पूर्णिया को क्या किया गया? मंत्री बनाया गया। किसका? तो कृष्ण राय का, जो कि वाडियार वंश का अब नया शासक था और ये नाबालिग था। वेलेजली ने इस नाबालिग शासक के साथ में एक सहायक संधि की। नाबालिग है तो उसके साथ में सहायक संधि करके और ज्यादा हस्तक्षेप अपना करने लगे। इसके आगे देखेंगे कि जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और वेलेजली की इसमें जीत हुई, तो इंग्लैंड में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि दी। वेलेजली को क्या चीज? मार्क्विस की उपाधि दी। किसने? तो इंग्लैंड के आयरलैंड समाज के लोगों ने, समाज के जो भी मेंबर थे, तो उन लोगों ने वेलेजली को मार्क्विस की क्या दी? उपाधि दी। और इसके आगे देखा जाए कि इसके आगे मैसूर राज्य का क्या हुआ, तो 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? कुशासन का आरोप लगाया मैसूर पर, और मैसूर पर कुशासन का आरोप लगा करके और इसे सीधे अपने शासन में ले लिया। सीधे अब ये ब्रिटिश शासन के अधिकार में मैसूर आ गया। में यहाँ पर हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 से 1769 के बीच हुआ और इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड बेरेलास्ट थे। और ये किस संधि से समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ। और इसी बीच में 1782 में क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हुई है और टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा है। तो 1780 से 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल है और ये युद्ध समाप्त हुआ है मंगलोर की संधि से। मंगलोर की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। इसके आगे देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के बीच में लड़ा गया और इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और ये युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या होता है, समाप्त होता है।
श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान मारा गया अपने किले की रक्षा करते हुए, और इस समय जो जनरल था, गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड वेलेस्ली था। इसमें टीपू सुल्तान तो मारा गया तो कोई संधि नहीं हुई, लेकिन अंत में बाद में जा कर के एक मैसूर की संधि हुई थी। कालांतर में कभी मैसूर की एक संधि हुई थी, ये उस समय की संधि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पूरे के पूरे आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ से घुमा करके पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, किसके, अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन सी संधि हुई थी, इसी तरह से द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था, तो हैदर अली किस युद्ध में मारा गया था। फिर उसके बाद इनके गवर्नर जनरलों के नाम पूछे जाएंगे, इसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा। तो यहाँ से हमेशा बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तूर के बाद अब हम लोग अवध को देखेंगे। तो आइए देखते हैं अवध को। अवध का संस्थापक कौन था, तो शहादत अली खां था। कौन था, शहादत खां था अवध का संस्थापक, जिसने कि 1722 ईस्वी में अवध की स्थापना की थी, यानी कि अवध को स्वतंत्र कराया था किसने, तो शहादत खां ने। इसका संस्थापक कौन है, शहादत खां 1722 ईस्वी में स्थापना की थी अवध की। अब शहादत खां को देखते हैं। शहादत खां जो है, इसको मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। और किस लिए ये उपाधि दी थी, क्योंकि सैयद बंधुओं के विरुद्ध शहादत खां ने सुल्तान का साथ दिया था। शहादत खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह को साथ दिया था सैयद बंधुओं के खिलाफ में। सैयद बंधु याद कीजिए, जिन्हें किंग मेकर कहा गया है, तो किंग मेकर्स के खिलाफ शहादत खां ने मोहम्मद शाह की सहायता की। इसलिए मोहम्मद शाह ने क्या किया, शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि से नवाजा। आगे देखते हैं कि नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित भी शहादत खां ने ही किया था। शहादत खां ने ही किया था, कहा था कि नादिर शाह को कि आप जा करके दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किसने किया था, तो शहादत खां ने प्रेरित किया था नादिर शाह को। इसके बाद देखते हैं कि शहादत खां के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है वो सफदरजंग बना। सफदरजंग शहादत खां का उत्तराधिकारी बना। शहादत खां को हम लोग देखेंगे कि 1748 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली पहली बार भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, तो उस समय उसके विरुद्ध उसके वजीर सफदरजंग की अगर बात करें, तो सफदरजंग ने 1748 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली कहाँ भारत में पहली बार आक्रमण करने के लिए आया, तो उस समय जो शासक था वो मुगल बादशाह अहमद शाह था। तो अहमद शाह के पक्ष में तथा अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध में सफदरजंग ने क्या किया था, युद्ध किया था। तो अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध में सफदरजंग ने जब युद्ध किया, तो इस उपलक्ष्य में इसलिए अहमद शाह जो कि मुगल शासक था, उसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। सफदरजंग को क्या किया, अपना वजीर बनाया। सफदरजंग ने अपने सरकार के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय को रखा था। हिंदू महाराजा नवाब राय को अपने सरकार के सबसे ऊंचे पद पर रखा था।
1754 ईस्वी में जब सफदरजंग की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला बना। अब शुजाउद्दौला को देखते हैं तो शुजाउद्दौला जो है उसने मुगल शासक शाह आलम को 1759 ईस्वी में तब शरण में लिया था जब वो अपने तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण रण सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली से उसे भागना पड़ा था। यानी कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को जब दिल्ली से भागना पड़ा था, किस कारण से, तो अपने तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण। तो उस समय किसने, तो शुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में शाह आलम की क्या की थी, मदद की थी और उससे अपने शरण में लिया था। इसके आगे देखते हैं तो शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को भी शरण दी थी। कब, जब उसे बंगाल के नवाब पद से पदच्युत कर दिया गया था। तब बंगाल के नवाब पद से जब उसे पदच्युत कर दिया गया था तो उस समय मीर कासिम को किसने शरण दिया था, तो शुजाउद्दौला ने शरण दिया था। आगे देखते हैं कि शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था और बक्सर के युद्ध में देखा जाए तो ये किसके विरुद्ध था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध था। और ये शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम बंगाल का नवाब और शुजाउद्दौला, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज जो थे वो एक तरफ थे, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो बक्सर के युद्ध में भी इसने भाग लिया था। इसके आगे देखा जाए तो 1761 में जब तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था तो उस समय शुजाउद्दौला ने मराठों का साथ ना देकर अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। यानी कि अपने देश के व्यक्ति का साथ ना देकर के बाहर वाले का साथ शुजाउद्दौला ने दिया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो शुजाउद्दौला के बाद इसका, जब शुजाउद्दौला की मृत्यु हुई तो उसके बाद 1775 ईस्वी में इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो आसफउद्दौला जो है वो नवाब बना। कौन बना, आसफउद्दौला जो है वो नवाब बना। अब आगे चल करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इस वंश का 7वां शासक जो था वो शहादत अली खां था, जिसने 1801 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था किसने, तो 7वें शासक शहादत अली खां ने। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इस वंश का अंतिम शासक जो था वो वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर और उस डलहौजी के काल में 1856 में ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। तो इस तरह से अवध भी जो है वो अंत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। तो इस तरह से हम लोग मैसूर को देखें और अवध को देखें। इससे विभिन्न प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।